प्यारे बच्चों, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज, पटेल नगर, भटहट, गोरखपुर, आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग खंड का भारत के संविधान नामक पुस्तक के अध्याय 5 विधायिका की भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस खंड में आपको जो पढ़ना है वो राज्यसभा की विशेष शक्तियां, लोकसभा की विशेष शक्तियां, विधेयक के विभिन्न प्रकार और कानून निर्माण की प्रक्रिया। पहले भाग में आपने संसद की आवश्यकता, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा और संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ा, जो सामान्य शक्तियां थी। अब बच्चों, हम दोनों सदनों की कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम विशेष शक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। बच्चों, आपने संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ा कि साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्वाचन में भाग लेते हैं, न्यायिक कार्य में भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा को इसके अलावा कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जैसा आप जानते हैं, और ये राज्यों का संघ है, राज्यों का सभा है। इसे राज्यों से संबंधित जो भाग है उसमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। पहला जो विशेष अधिकार इसे प्राप्त है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होता है, उससे लोकसभा सहमत होती है। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा राज्य सूची के विषय में देखिए, 3 सूचियां होती हैं शक्तियों के मामले में: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकारें, और समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है कि वे कानून बना सकें। तो राज्य सूची के विषय पर यदि राज्यसभा उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे अनुच्छेद 249 के तहत, तो उस पर संसद को अधिकारिता हो जाती है कि उस विषय पर कानून बना सके, राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सके। ये विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। दूसरा है अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। बच्चों, ये तो राज्यसभा की विशेष शक्तियां थी। इसी तरह उन शक्तियों के अलावा जो आपने संसद की शक्तियां पढ़ा, लोकसभा को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वे कौन कौन से अधिकार हैं? पहला है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को बहुत अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, और लोक वित्त पर जनता का नियंत्रण माना जाता है। इसीलिए धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया जा सकता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक के संबंध में भी प्रस्तावित कर सकती है कुछ संशोधन के लिए, उसे लोकसभा माने या ना माने, अधिकतम 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद स्वतः माना जाएगा कि वो पारित हो गई। इस तरह लोकसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत अधिकार प्राप्त है, विशेष अधिकार उसी का है। फिर मंत्रिपरिषद के संबंध में भी लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है भारत के संबंध में देखिए, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। लोकसभा में किसी भी तरह का यदि सरकार के विरोध में प्रस्ताव पारित होता है तो ये सरकार की कमी मानी जाती है। ये माना जाता है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है, अब उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा को अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी अधिकार प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव का तात्पर्य है कि लोकसभा कहती है कि हम आप में अविश्वास व्यक्त करते हैं, अर्थात अब आपका सदन में बहुमत नहीं रहा। यह प्रस्ताव लाया जाता है। अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो मंत्रिपरिषद है उसे तत्काल त्याग पत्र देना पड़ता है। बच्चों, ये तो इनके विशेष अधिकार थे। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं विधेयक के प्रकार। देखिए, उसको प्रस्तुत करने के आधार पे कोई भी विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वह चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसे दो भागों में देखा जा सकता है। यदि वो प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया है किसी भी सदन में, तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। और निजी सदस्यों के विधेयक मंत्रिपरिषद के अलावा यदि किसी सदस्य द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह निजी सदस्यों का विधेयक कहलाता है। इसके लिए शुक्रवार का दिन सदन में आरक्षित होता है। अब आता है विधेयक के प्रकार को लेकर कि विधेयक का रूप क्या है। 2 भागों में उसके रूप होते हैं। एक गैर वित्त विधेयक, जिसे साधारण विधेयक भी कहते हैं, ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। और वित्त विधेयक दूसरा रूप होता है वित्त विधेयक के रूप में विधेयक। यदि उसमें वित्त के संबंध में, धन विधेयक या वित्त के संबंध में कोई बात हो तो उसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। सामान्यतः जो गैर वित्त विधेयक है, ये सदन के द्वारा या किसी सदस्य द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन वित्त विधेयक वह सरकार के द्वारा ही, अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा ही सदन में प्रस्तावित होती है।
अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें है सामान्य विधेयक। एक रूप है सामान्य विधेयक का, जो कानून बनाने से संबंधित है, वो विधेयक। सामान्य विधेयकों के संबंध में किसी भी सदन में वो प्रस्तावित हो सकते हैं, लेकिन यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अर्थात दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुलाकर प्रस्ताव को पारित कराया जा सकता है, उस विधेयक को। और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। यदि संविधान के किसी भाग में कोई परिवर्तन करना है तो वो प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन यदि दोनों सदनों में मतभेद है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और सामान्य विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक पारित कराया जा सकता है। बच्चों इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इन विधेयकों को जो सदन में प्रस्तुत होता है वो कैसे पारित होता है। यह है कानून निर्माण प्रक्रिया। बच्चों जन भावनाओं को देखते हुए मंत्रिपरिषद या सामान्य जो सदस्य हैं वो विधेयक प्रस्तावित करते हैं। आप देख रहे हैं विधेयक सदन में प्रस्तावित होता है। किसी भी सदन में केवल धन विधेयक को छोड़कर धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। जब प्रस्तावित हो गया तो विधेयक समिति के पास भेजी जाती है या उस पर चर्चा होती है। सदन में उसके महत्व को लेकर, उसकी आवश्यकता को लेकर ये चर्चा होती है सदन में, और आवश्यकता अनुसार उसे समिति के पास भेज दिया जाता है। और समिति जन भावनाओं को ख्याल में रखते हुए उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। और वो रिपोर्ट कहां देगी समिति? सदन को। जिस सदन ने उसे भेजा है, उसे नियुक्त किया है, उस समिति को वो रिपोर्ट देगी। अब ये उस सदन में उस रिपोर्ट पर भी चर्चा होती है। अब ये सदन के सदस्यों के ऊपर निर्भर है कि वे उस सदन की रिपोर्ट को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। उसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा यहां होती है। एक एक बिंदु पर चर्चा होती है, उसकी एक एक धाराओं पे चर्चा होती है। सबसे महत्वपूर्ण कानून निर्माण की प्रक्रिया में यहां होता है। दूसरा जो होता है, दूसरी बैठक उस विधेयक पर, यह सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है। यहां विस्तृत चर्चा के बाद या तो विधेयक को पास कर देता है सदन या रद्द कर देता है। रद्द कर दिया तो विधेयक खत्म। लेकिन यदि वो विधेयक पारित कर दिया उस सदन ने, तो उस विधेयक को दूसरे सदन में पेश किया जाता है, और दूसरा सदन भी व्यापक विचार विमर्श करते हुए ही उसे या तो मंजूरी दे या सुझाव के लिए भेज दे। सुझाव के लिए पहले सदन को सुझाव दे कि इसमें ये संशोधन हम करना चाहते हैं। यदि मान लीजिए दूसरे सदन ने मंजूरी दे दी, तो अब वो प्रस्ताव सीधे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा मंजूरी के लिए। लेकिन यदि उस प्रस्ताव पे मतभेद की स्थिति है पहले सदन और
दूसरे सदन के मध्य, तो उस पर आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसमें उस विधेयक के भविष्य का निर्धारण होता है कि वो विधेयक पारित होगा या नहीं। यहां ये ध्यान रखिएगा, जैसा पीछे बताए हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं होगी, केवल साधारण विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रस्ताव है। और अगर जो संयुक्त बैठक हुई उसमें वो प्रस्ताव पारित कर दिया तो वो पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा उस विधेयक को मंजूरी के लिए। अब यहां एक और स्थिति आती है, राष्ट्रपति या तो उस विधेयक को मंजूरी दे दे या राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए सदन को पुनः वापस कर दे। जब सदन को वापस करेगा तो पुनः इन प्रक्रियाओं के बाद व्यापक विचार विमर्श सदन में होगा, फिर दूसरे सदन द्वारा होगा और पुनः जब पारित करके भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना होगा। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक नियत तिथि को कानून बन जाता है। तो बच्चों, ये था कानून निर्माण प्रक्रिया। इसी के साथ ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।